नमस्कार, आस्क प्लैनेट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं यशराज, आज इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल देखा होगा कि ये वीडियो जो है वो काफ़ी प्रिडिक्टिव टेक्निक्स और सबसे महत्वपूर्ण पेंडिंग कर्मा के ऊपर है, ठीक है? ट्विटर पे मैंने एक पोस्ट डाल दिया था कि जो पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी करते हैं, पिछले जन्म की जो ज्योतिष करते हैं और पिछले जन्म की कहानियाँ बताते हैं, वो उसे आप वेरीफ़ाई नहीं कर सकते हो, उसे आप साबित नहीं कर सकते हो, ठीक है? और आज के आधुनिक समाज में हर चीज़ की वेरिफ़िकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्रॉड होना बहुत नॉर्मल है। पहले क्या था कि पहले उतना लोगों के अंदर छल-कपट नहीं था, लेकिन आज छल-कपट बहुत है, तो फ्रॉड होते हैं उसकी वजह से। और पिछले जन्म की कहानियाँ बताकर ज्योतिषी लोग जो हैं, वो बहुत अच्छा फ्रॉड करते हैं। लेकिन पिछला जन्म की जो एस्ट्रोलॉजी होती है, पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी जो होती है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है? वो करनी चाहिए और उससे बहुत मदद मिलती है। ज्योतिष तो भूत, भविष्य, वर्तमान का ही है खेल। तो पिछले जन्म की ज्योतिष करनी चाहिए, लेकिन आप उसे वेरीफ़ाई नहीं कर सकते हो ना। तो क्या होता है कि पिछले जन्म की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है? वो इस जन्म में रिपीट होती हैं। अब जैसे किसी का सूर्य है, ठीक है? सूर्य अगर पीड़ित है और इस जन्म में अगर सूर्य पीड़ित मिला है, तो पिछले जन्म में उसने सूर्य से संबंधित कुछ पाप कर्म किए थे, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ठीक है? और इस जन्म में वो फिर फल कर आया है, तो इस जन्म में भी रिपीट होगा क्योंकि अगर इस जन्म में सूर्य पीड़ित मिला है और कॉम्बिनेशंस हैं, तो फिर वो चीज़ें जो हैं वो पर्टिकुलरली रिपीट हो जाती हैं, कुछ हद तक रिपीट होती हैं, ठीक है? और वो आपको दिखेगा मतलब अगर आप किसी परिवार में जन्म ले रहे हो, तो उसके पीछे कारण है, उसके पीछे आपके कर्म हैं कि आपने एक परिवार में जन्म लिया है। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम पिछले जन्म की जो चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, वेरीफ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम इस जन्म में जिस परिवार में, जिस कुल में हमने जन्म लिया है, उसकी चीज़ों को वेरीफ़ाई किया जाए। अब वो तो कर सकते हैं, अगर वो चीज़ें सही सही आ रही हैं, मतलब अगर आपका शुक्र पीड़ित है, तो आपके या फिर किसी के भी परिवार में मतलब जिसका भी शुक्र पीड़ित है, उसके पूर्वजों ने किसी तरह से महिलाओं का ख़्याल नहीं रखा है, महिलाओं को दिक्कतें की हैं, महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव हुआ है, इसी वजह से आपको शुक्र पीड़ित मिला है। वो आपका कर्म तो पिछले जन्म का है ही, लेकिन हम उसे वेरीफ़ाई तो नहीं कर सकते हैं ना। तो एट लीस्ट हम जो आपके परिवार में हुआ है, ठीक है? उसे तो वेरीफ़ाई कर सकते हैं कि किस ने किया, किसकी वज़ह से हुआ, उसे वेरीफ़ाई कर सकते हैं और फिर उस वे में हम रेमेडी कर सकते हैं, उस वे में अपने कर्म को सही कर सकते हैं। इसीलिए इंसान ज्योतिषी के पास आता है क्योंकि अगर देखिए अगर ज्योतिष को हटा दिया जाए तो भगवत गीता है और भी बहुत पुराण हैं, अच्छी बातें लिखी हुई हैं और उसकी मदद से इंसान अच्छे कर्म करे तो फिर कोई पेंडिंग कर्मा किसी भी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर इंसान सबकी भलाई करता है, खाना बाँटता है और किसी से बैर नहीं रखता है, सबको लेकर चलता है, दया की भावना रखता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें करता है, छल-कपट नहीं है, अपने कर्म को निभाता है, जैसा-जैसा भगवद गीता में लिखा है, अगर वैसा इंसान करता है तो उसके पाप अपने आप खत्म होंगे। लेकिन फिर भी अ, जो नहीं कर पा रहा है, जिसे कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, ज्योतिषी वहाँ पर काम करते हैं और वो बता सकते हैं कि आपका ये चीज़ हुआ है और आपने ये काम किया है, इस तो फिर आप उसे इस जन्म में सही कर लीजिए, ठीक है? वो उस तरफ अच्छे कर्म करिए, ठीक है? तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। ज्योतिष का काम ही यही है कि जो आपके कर्म हैं उनको सही ढंग से कराना, क्योंकि जो ग्रह चाह रहे हैं ना, वो आप जब करोगे तो फिर चीज़ें ठीक होंगी। मतलब ग्रह कभी भी बुरा फल देने के लिए नहीं होते, ग्रह आपको सबक सिखाने के लिए ही होते हैं। आपके कर्मों को खत्म करने के लिए ही होते हैं। तो इस वीडियो में मैं वही बताऊँगा। अब जैसे केतु है, ठीक है? लोग कहते हैं केतु बंधन नहीं देता है, केतु सेपरेशन देता है, बहुत सी चीज़ें कहते हैं केतु के बारे में। वास्तव में पता है केतु जहाँ पर भी होता है जन्म कुंडली पे और जहाँ पर भी उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है, ठीक है? हर वर्ग कुंडली वगैरह को मिलाकर, ठीक है? तो फिर वहाँ पर उस भाव के संबंध में आप सफाई कर रहे हो अपने कर्मों की। केतु का काम है साफ करना,
मतलब केतु मत्स्य अवतार का है। मत्स्य अवतार क्यों आया था? किसी नई दुनिया को शुरू करने के लिए। पृथ्वी का सृजन मत्स्य अवतार से हुआ, पृथ्वी शुरू होती है मत्स्य अवतार से। तो केतु जो है वो सफाई करता है। वहां पर समुद्र बाढ़ आया था और उसकी वजह से काफी सफाई हुई थी। तो केतु जहां पर भी होता है कुंडली में वो सफाई देता है, वो आपके कर्मों की सफाई कराता है। फिर वहां पर आप शुद्ध हो जाते हो, वहां पर प्योरिटी आ जाती है अगले जन्म में। या फिर वो अब अगर केतु संबंधित अच्छे कर्म किए गए होंगे, मतलब अच्छे पूजा पाठ दान पुण्य ये सारी चीजें की गई होंगी, तो फिर केतु जो सफाई देगा, जिस तरह से वो क्लीनिंग कराएगा वो अच्छे वे में कराएगा। और वही केतु बुरे वे में भी करा सकता है। ठीक है, तो ये केतु का एक बेसिक काम करने का तरीका है कार्मिक लेवल पर। वहीं पर उसी के अपोजिट में राहु होता है। अब केतु तो सफाई दे रहा है, मतलब केतु आपको इन सारी चीजों को खत्म करा रहा है इस जन्म में, कि ताकि आगे वाले जन्म के लिए आपको ज्यादा वहां परेशानी ना हो। राहु क्या करता है? राहु आपको इस जन्म में कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। मतलब केतु एक तरह से साफ करा रहा है, राहु एक तरफ से आपको और कर्म करवा रहा है। ठीक है, राहु डिजायर है, राहु चीजों को आगे लेकर के चलता है। अब जो राहु का जो अवतार हुआ था वो था शुकर अवतार। ठीक है, वो क्या हुआ था वहां पे, भगवान ने पृथ्वी को फिर से उसके धुरी पे रखा था। तो राहु क्या करता है कि राहु आपके कर्मों को करवाता है। राहु जो आपने पिछले जन्म में किया है, ठीक है, पिछले जन्म की जो भी चीजें हैं उनको राहु इस जन्म में लेकर निकाल कर ले आता है। केतु जो है वो वहां पे क्लीनिंग कराता है। तो अब बहुत से हॉरोस्कोप होंगे, यहाँ पर आप देखोगे श्री महात्मा गांधी जी के हॉरोस्कोप में, कुंडली में राहु 10वें घर में बैठा है। और वो राहु 10वें घर में बैठ करके कर्क राशि का है। तो उन्होंने कितना बड़ा काम किया, ठीक है, कितना फोर्थ हाउस के मैटर में, मतलब प्रॉपर्टी लैंड मासेस के लिए इतना बड़ा काम किया। और एज अ पॉलिटिकल वे में किया। अब राहु चंद्रमा के साथ है, इमोशन से किया, झगड़ा करके नहीं किया। मैं माइंड गेम खेल करके वो करने की कोशिश किया उन्होंने, अहिंसा का रूप लेकर के। चंद्रमा है, चंद्रमा अहिंसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये राहु का कर्म था। लेकिन चौथे घर के संबंधित में वो कभी नहीं चाहे कि मैं बन जाऊं, मुझे कुर्सी मिल जाए, मुझे गद्दी मिल जाए। ठीक है, ये उन्होंने कभी नहीं किया, क्योंकि चौथे में केतु बैठा हुआ है। तो वो वहां से राहु कर्म कर रहा है और सफाई कहां पर हो रही है? केतु की जगह पर हो रही है। ठीक है, तो वो पूरी कुंडली को मिलाकर के होता है। अब जैसे मैंने राहु की बात की, तो राहु, सूर्य, मंगल और चंद्र, ये चार जो ग्रह होते हैं ये पूर्व परमात्मांश ग्रह हैं। ये बृहद पराशर होरा शास्त्र के पहले चैप्टर में ही लिखा हुआ है कि राहु, चंद्र, मंगल और सूर्य, ये चार ग्रह जो है ये पूर्व परमात्मा अंश हैं। पूर्व परमात्मा अंश का मतलब है कि इन ग्रहों में परमात्मा का पूरा अंश है। अब इन्हें देव की श्रेणी में रख दिया गया है, क्योंकि राम अवतार जो है वो सूर्य का है प्रतीक, और कृष्ण अवतार चंद्र का है, नरसिम्हा अवतार मंगल का है, और वराह अवतार जो है वो राहु का है। और इन चारों ही अवतार में भगवान ने जन्म लेकर अपने डिवोटी जय विजय का को ही मारा है। ठीक है, तो ये बहुत चार ग्रह बहुत मजबूत हैं। ये चार ग्रह जो हैं, ये जिसके भी मजबूत हो जाते हैं या इनमें से कोई एक ग्रह भी मजबूत हो जाए, तो वो इंसान बहुत बड़े मेजर एजेंडे को लेकर इस धरती पर आता है। बहुत बड़ा मेजर एजेंडा रहता है। बिना इन चारों ग्रहों के, इनमें से कोई एक ग्रह, दो ग्रह, जितने ग्रह मजबूत होंगे उतना बड़ा एजेंडा होगा इंसान का इस धरती पे आने पर। अगर नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है, मतलब फिर वो सामान्य जीव जो है उन्हीं की तरह जीवन जीता है, वरना वो देता है कुछ इस धरती को। ठीक है, वो बुरे में भी हो सकता है, अच्छे में भी हो सकता है, लेकिन वो देता जरूर है। अगर ये इन चारों में से कोई भी ग्रह मजबूत हो जाए। लेकिन अगर ये चारों ग्रह मजबूत नहीं है, फिर भी जो सामान्य जीव हैं उनके लिए भी, जब कभी भी सूर्य की दशा आएगी, राहु की आएगी, चंद्र की आएगी या फिर मंगल की आएगी, तो उनके जीवन के जो सबसे बड़े एजेंडे होते हैं ना, वो होते हैं, मतलब जो सबसे बड़ा पेंडिंग कर्मा होगा वो राहु में, सूर्य में, चंद्र में या फिर मंगल की दशा में होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी भी इंसान को इनमें से कोई एक दशा मिले ना, बहुत अल्प आयु होगी तभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर पूरी आयु होती है
तो इनमें से कोई एक दशा तो मिलती ही मिलती है इंसान को। तो राहु, चंद्र, सूर्य और मंगल, ये 4 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है पेंडिंग कर्मा को देखने के लिए। ठीक है, कि आपका मुख्य एजेंडा है क्या, क्यों आए हो। ठीक है, अब जैसे इनकी दशा नहीं आ रही है, महत्वपूर्ण समय में इनकी दशा नहीं आई, तो जो ग्रह सबसे ज्यादा इनसे प्रभावित होंगे उसमें बुध और मैं शनि को लूंगा। ठीक है, बुध और शनि जो सबसे ज्यादा इनसे प्रभावित होंगे, वो दोनों ग्रह जो होंगे वो फिर दिखाएंगे कि क्या है, अगर इनकी दशा नहीं आ रही है तो। ठीक है, फिर वो बुध और शनि दिखाते हैं, क्योंकि बुध सबसे आसानी से प्रभावित हो जाता है आपका इनसे, इन ग्रह किसी भी ग्रह से। तो बुध के अंदर भी वो तत्व आ जाता है मेजर। और बुध जो है वो बुद्ध भगवान का अवतार है। शनि जो है वो कूर्म अवतार है, और शनि कर्म का आधार रखते हैं। तो शनि के ऊपर भी जब प्रभाव आ जाए इनमें से किन्हीं ग्रहों का, तो जो 4 ग्रह हैं, तो फिर वो भी कुछ हद तक और बहुत हद तक दिखाता है। अब जैसे इंदिरा गांधी जी की कुंडली है, वहां पर शनि और चंद्र का परिवर्तन है, और जितनी भी उपलब्धियां हैं उन्होंने शनि की ही दशा में पाई। तो शनि का चंद्रमा की जो परिवर्तन मिला है उसकी वजह से उन्होंने सारे एजेंडे पूरे किए। जवाहरलाल नेहरू ने जितने भी बड़े काम किए हैं वो मंगल और सूर्य और चंद्र की दशा में ही किए हैं। ठीक है, महात्मा गांधी ने राहु की दशा में की है। मार्गरेट थैचर इतनी बड़ी प्रधानमंत्री बनी राहु की महादशा में, उन्होंने जितना भी किया है। अभी नरेंद्र मोदी जी की जो दशा चल रही है वो चंद्रमा की चल रही है। सूर्य की दशा में वो उभरे थे, चंद्रमा की दशा अभी चल रही है, आने वाले समय में मंगल की है। ठीक है, तो आप देखिए कितना बड़ा एजेंडा ये सारे ग्रह दिखाते हैं। इन ग्रहों के बिना नहीं होता है, वही सबसे बड़ा एजेंडा होता है इस जीवन पर, इस धरती पर आने का। यही ग्रह बता देंगे कि क्यों आए हो। ठीक है, तो ये हो गई बात पूर्व परमाणुमांश ग्रहों की। और अभी मैं आप लोगों को और भी चीजें बताना चाहता हूँ। तो अब जैसे मैंने शनि बोला, तो शनि जो है ना वो, आप देखो कि शनि देव जो हैं वो 10वें घर के मालिक है और 11वें घर की मालिक हैं। छठे घर के वो कारकत्व हैं शनि के अंदर जो बीमारियां हैं, एक्सीडेंट्स मंगल दिखाते हैं छठे घर से। तो शनि देव भी बहुत बड़ा दिखाते हैं, लेकिन शनि देव का यही है कि मेजर एजेंडा नहीं दिखाएंगे जब तक वो मेजर ये 4 ग्रहों के प्रभाव में नहीं आएंगे। ठीक है, अदर नहीं तो फिर वो भी बहुत हद तक चीजें बताते हैं कि आपका क्या कर्म है इस जीवन में। ठीक है, बुध भी बहुत ज्यादा जरूरी ग्रह है, क्योंकि बुध ही वो ग्रह है जो पहले तो चंद्रमा का वो बच्चा है। ठीक है, और शनि देव जो है वो सूर्य के बच्चे हैं। तो ये दोनों राजाओं के, राजा रानी के बच्चे हैं, इसलिए ये इनका महत्व बढ़ जाता है एजेंडे को इजिली दिखाने में। और बुध ग्रह जो है वो एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो छठे घर को भी रूल करते हैं और तीसरे घर को भी रूल करते हैं। और ये बुध ही हैं जो सूर्य के, मतलब आपकी आत्मा के सबसे ज्यादा नजदीक रहते हैं। तो बुध ग्रह की इतनी बड़ी महानता है कि आत्मा की एक्टिविटीज को, गतिविधियों को जो ग्रह नोट कर सकता है वो बुध है। इसीलिए बुध को छठे घर का, जो कि ऋणाणु बंधन और प्रारब्ध को बताते हैं, छठे घर के नेचुरल वो स्वामी है वर्गो साइन के, और फिर तीसरे घर के स्वामी है। ठीक है, छठा जो है वो तो आपका प्रारब्ध है, संचित कर्म है। और जो आपका संचित कर्म नहीं है, प्रारब्ध है। और पेंडिंग कर्मा देखते हैं छठे घर से। और जो तीसरा है वो पेंडिंग कर्म का कर्म है, मतलब कि आपका जो अनकॉन्शियस है। मतलब पेंडिंग कर्मा में क्या है, अगर आप किसी परिवार में जन्म ले लिया, अफ्रीका के किसी परिवार में किसी का जन्म हो गया, तो उसके ऊपर उसका कंट्रोल तो था नहीं कि वैसे गर्म देश में जन्म हुआ और वैसे कुल में जन्म हुआ जहाँ पे लोग इस तरह से हैं, बहुत पिछड़े हैं, क्योंकि अफ्रीका के बहुत से जंगल अभी पिछड़े हैं। तो वहां पर हो गया। अब उसमें कुछ अनकॉन्शियस चीजें आ जाएंगी, क्योंकि तीसरा भाव जो है वो अनकॉन्शियस एक्टिविटीज का है। तो वो जो है वो आपके छठे घर से 10वां है। तो वो कर्म जो आपके फिक्स्ड हैं वो तीसरा घर है, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए वहां पर मंगल का भी रोल आता है, क्योंकि वो एक्शंस है आपके। एक्शंस जो हैं वो कर्म प्लानिंग करके होते हैं, मतलब आज मुझे ये करना है,
आप सुबह उठते हो, आप प्लान करते हो कि आज मेरा दिन का ये रूटीन है, मैं ये करूँगा। बट आप वो 100% तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो। कुछ उसमें से एक्शंस होते हैं जो अनकॉन्शियस होते हैं और उसकी वज़ह से आगे के कदम बदल जाते हैं, ठीक है? तो वही तीसरा घर है, जो आपकी प्लानिंग है उसके विपरीत जाना, क्योंकि 10वें से छठा है वो, ठीक है? तो आपकी प्लानिंग के विपरीत जाकर तीसरा घर काम करता है। तो इसीलिए छठा घर जो है वो आपका प्रारब्ध है और प्रारब्ध का जो कर्म है, ठीक है? जिसे आप कभी भी आप उसे डिनाई नहीं कर सकते, वो तीसरा घर है। इसीलिए तीसरे घर की महत्ता बहुत ज़्यादा है और मंगल को इसीलिए उसका कार्यकर्तृ दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे कि कैसे मैंने इसमें बहुत सी चीज़ें बता दी कि आपके कौन से ग्रह आपकी एजेंडा दिखाएँगे इस जीवन का, रवि, सूर्य, चंद्र और मंगल। और इसके अलावा शनि और बुध, बुध कैसे बताते हैं, शनि कैसे बताते हैं, ये सारा कुछ मैंने बताया है। तो अब आप लोग अपने-अपने कुंडलियों में लगाइएगा, देखिएगा कि शनि की दशा कब आ रही है, बुध की दशा कब आ रही है और किन भावों के वो स्वामी हैं, ठीक है? उसमें ये देखिएगा कि सबसे ज़्यादा मज़बूत कौन है, राहु है, मंगल है, सूर्य है या चंद्र है। जो भी इसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वही आपके इस जीवन का एजेंडा होगा और फिर वो महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ वो किस ग्रह को प्रभावित कर रहा है, ठीक है? वही आपके इस जीवन का सबसे बड़ा एजेंडा है, वही मिशन मैन वही होते हैं जिनके ये ग्रह मज़बूत हो जाते हैं। अब जैसे किसी का चंद्र बहुत मज़बूत होता है, तो फिर वो पूरे परिवार का ख़्याल रखने वाला होता है, माँ जैसा। सूर्य मज़बूत होता है तो सब आगे बढ़कर परिवार का ख़्याल रखता है, पिता जैसा। मंगल होता है तो एक्शन्स लेने में उसका दम होता है, एक्शन्स ले सकता है। राहु होता है तो परिवार से हट के कुछ करता है, तो उसका भी एजेंडा होता है कि परिवार के रीति-रिवाज़ों को तोड़ देना, ठीक है? इस तरह से ये ग्रह काम करते हैं और इससे आप पेंडिंग कर्मा देख सकते हो कि आपका है क्या, ठीक है? और अगर भगवद गीता में बहुत अगर भगवद गीता को आप लोग पूरी तरह से निभा सकते हो, तो वो सबसे अच्छा है। उसके बाद तो फिर किसी भी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वही आपके सारे कर्मों का निवारण बता देगा, ठीक है? तो यही है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, मुझे मदद कीजिए इस चैनल को आगे लेकर चलने में। धन्यवाद।